हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कृष्णा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्टेट के सीएम का पीए था। यहाँ कृष्णा सुबह सुबह सीएम से मिलने आता है और उसी दौरान सीएम के घर में काम करने वाली मेड अपने बेटे प्रकाश के साथ वहाँ आती हैं। तभी सब लोग गौर करते हैं कि काफी देर से घर का दरवाजा बंद है और सीएम साहब भी बाहर नहीं आए हैं। तब सबको शक होने लगता है। इसी वजह से सभी दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सीएम सर के कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ है और वो खून के निशान सीधा उनके बाथरूम की तरफ जा रहे थे, जहां जाकर देखने पर उन्हें सीएम की लाश पड़ी नजर आती है। देखकर लग रहा था कि सीएम को किसी ने बड़ी बुरी तरह से मारा है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और फिर कहानी 3 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहां हम उसी सीएम की पार्टी के नए लीडर राघव को देखते हैं जो कि इलेक्शन जीत गया है और अब राघव स्टेट का नया सीएम है। राघव पार्टी का बहुत क्लोज मेंबर था और सीएम सर उसे अपने बेटे की तरह माना करते थे, जिस वजह से राघव को भी सीएम की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा था, पर वो चाहकर भी उस समय कुछ कर नहीं पाया। हालांकि अब जब वो सीएम बन गया है तो वो फिर से सीएम के मर्डर केस की जांच शुरू करवाना चाहता है ताकि सच सामने आ सके। फिर राघव इसके लिए आईपीएस सुधा को अपने पास बुलाता है और सुधा को पूरी बात बताने के बाद उसे इस केस को जांच करने के लिए कहता है, जिस पर सुधा पूछती है कि आपने ये केस मुझे क्यों दिया, सीआईडी इस केस को और अच्छे से सॉल्व कर सकती है। जिसके जवाब में राघव कहता है कि अभी मेरी पार्टी पावर में आई है, इसलिए मुझे पता है कि सीआईडी कैसे काम करती है और उनके ऊपर किन किन लोगों का हाथ है। इस वजह से शायद वो लोग सीआईडी को पैसे खिलाकर इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करने से रोके, इसलिए मुझे उन पर भरोसा नहीं है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है और उस केस को जांच करने के लिए मान जाती है। आगे सुधा केस की फाइल लेकर अपने ऑफिसर की एक टीम बनाती है और उनसे सीएम के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगती है। यहाँ उसे ज्यादातर यही पता चलता है कि सीएम बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने लोगों के लिए फ्री हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनवाए थे, इसलिए हर कोई उनकी काफी इज्जत करता था। अब ये सब सुनने के बाद सुधा फिर सीएम के घर जाती है और यहाँ पहुंचकर वो देखती है कि घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो कि असल में सीएम की मौत के समय घर पर नहीं लगे थे। फिर केस को स्टडी करते हुए सुधा को पता चलता है कि ऑलरेडी केस की एक बार जांच हो चुकी है, जहां सीआईडी ने उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाई थी। हालांकि अभी भी सीआईडी इस केस को थोड़ा बहुत जांच कर रही है, मतलब उन्होंने अब तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की है। खैर, सीआईडी के बनाए हुए रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि सीएम की मौत बाथटब में गिरने की वजह से हुई थी, जिससे उन्हें दिल पर झटका लगा और वो हार्ट पेशेंट थे तो उनकी मौत हो गई। पर सुधा को इस पर यकीन नहीं होता और उसका मानना था कि ये एक मर्डर है। फिर सुधा सीएम की फैमिली से मिलने जाती है, जिसमें वो सबसे पहले सीएम की डॉटर से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि किसी कारण से सीएम की फैमिली उनसे अलग रहा करती थी और वो ज्यादा समय अकेले ही रहते थे। इसके बाद सुधा सीएम के घर के करीब ही एक घर रेंट पे ले लेती है ताकि वो वहीं पास में रहकर वहाँ के लोगों के बारे में जान सके, ये पता कर सके कि कहीं इन्हीं में से कोई मर्डर तो नहीं है। फिर अगले दिन सुधा एक मीटिंग रखती है, जिसमें वो सभी ऑफिसर को पता लगाने को कहती है कि जिस दिन सीएम की डेथ हुई थी उन्होंने उस दिन क्या क्या किया था। इसके बाद उसे पता चलता है कि उस दिन नॉर्मली सुबह कृष्णा सीएम के पास आया था, जहां उस समय सीएम के घर पर एक पंडित आया हुआ था। असल में सीएम को एस्ट्रोलॉजी पर काफी भरोसा था, इसलिए वो पंडितों से ही पूछकर अपने काम किया करते थे और वो समय के भी बहुत पाबंद थे। फिर वहाँ से सीएम बाकी मेंबर्स के साथ एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए से मिलने गए थे, जहाँ उन्होंने उस एमएलए को कन्विंस किया था कि वो अपनी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले और वैसे भी इस बार इलेक्शन में उनकी पार्टी जीतने वाली है, जिस पर उस एमएलए ने ये सब सोचने के लिए वक्त मांगा था। इसके बाद सीएम ने पार्टी के ऑफिस में जाकर कुछ मीटिंग्स की थी और देर रात घर पर लौट आए थे। फिर अगले दिन उनकी लाश घर में मिली थी। तब कृष्णा ने जैसे ये देखा तो उसने सीएम के बेटे को कॉल करके ये बात बताई थी और ऐसे सभी तक ये बात पहुंच गई थी कि सीएम की मौत हो गई है। अब ये सब सुनने के बाद भी सुधा को इसमें कोई क्लू नजर नहीं आता, यहाँ तक कि इन्हें मर्डर वाले कमरे में कोई क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से ये सबसे पहले उस एरिया के लोकल गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़कर पीटने लगते हैं और उनसे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सीएम का मर्डर किसने किया है, पर इसमें भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए कृष्णा को बुलाते हैं, जिससे सुधा को पता चलता है कि जब सभी ने सीएम सर की लाश को देखा था उसी वक्त उनके करीब एक लेटर मिला था, जिसमें ऐसा लिखा गया था कि मेरा ड्राइवर मुझे मारना चाहता है। तब कृष्णा ने फिर सीएम के बेटे को कॉल करके ये बताया था कि सीएम सर की मौत हो गई है और जैसे कृष्णा ने ये बात उसे बताई कि उनके करीब एक लेटर मिला है जिसमें ये सब लिखा हुआ है, तो सीएम के बेटे ने कृष्णा से कहा कि उस लेटर को छुपा दो। जिसके बाद उनके कहने
जाने पर कृष्णा ने वो लेटर प्रकाश के जरिए मेड तक पहुंचा दिया था। हालांकि आगे सीआईडी ने जब जांच करी तो वो लेटर सीआईडी के पास पहुंच गया। इन बातों के साथ ही कृष्णा और भी कई बातें बताता है कि कुछ देर बाद जब वहाँ गंगा रेड्डी आए जो कि पार्टी के एक जाने माने एमएलए हैं, तब उन्होंने जैसे सीएम सर की लाश देखी तो वो सभी नौकरों से कहने लगे कि लाश को अब तक यहीं क्यों रखा है, इस जगह को साफ करो और लाश को बेडरूम में लेकर जाओ। जिसके बाद बाथरूम और रूम में फैले हुए खून के निशान को साफ किया गया। फिर लाश को बेड पर लाया गया और उनके कपड़े भी बदल दिए गए, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सीएम सर का मर्डर हुआ है। उल्टा ये एक नेचुरल डेथ लग रही थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा और फिर वो मर गए। अब कृष्णा की बातों से ये तो साफ था कि गंगा ने इस केस के क्लूज को मिटाने की कोशिश की थी। पर जब आगे गंगा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और सुधा उससे पूछती है कि तुमने केस के क्लूज को क्यों मिटाया, तो वो ये कहकर मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिसने आपको ये बात बताई है मुझे उसके बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है। ये सुनकर सुधा समझ जाती है कि गंगा इतनी आसानी से मानने नहीं वाला है। हालांकि कृष्णा की बातों से सुधा को ये भी पता चला था कि उस दौरान जब गंगा क्लूज को मिटा रहा था उसी समय वहाँ एक पुलिस वाला भी आया था, पर उस ऑफिसर ने भी ये सब देखकर कुछ कहा नहीं था। इसके बाद सुधा उस ऑफिसर को बुलाकर उससे पूछती है कि उसने उस समय उन्हें क्लू मिटाने से रोका क्यों नहीं। तब वो ऑफिसर जवाब देता है कि ऊपर से कई लोगों ने इनडायरेक्ट ऑर्डर दिए थे कि मैं मर्डर वाले स्पॉट पर पहुंचकर कुछ ना करूं, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सुधा समझ जाती है कि इस मर्डर के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और फिर वो सभी ऑफिसर को सीएम के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहती है ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक ऑफिसर सीएम के पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में पता लगाता है, वहीं दूसरा सीएम के फाइनेंशियल चीजों के बारे में पता लगाता है, वहीं कोई एक और ऑफिसर उनकी फैमिली इश्यूज के बारे में पता लगाता है ताकि कहीं से भी कोई क्लू आ सके और पता चल जाए कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। फिर इसमें इन्हें पता चलता है कि सीएम की अपनी फैमिली के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। तब सीएम के पिता को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वो बताते हैं कि मुझे गंगा रेड्डी पर शक है क्योंकि एक दिन सीएम ने उसे सभी के सामने चाटा मारा था। असल में जब ये बात सामने आई थी कि पार्टी फंड में से काफी सारे पैसे गंगा रेड्डी ने खुद के लिए चुरा लिए थे और आगे आम लोगों की भलाई के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, तब सीएम ने उसे चाटा मारा था। जिसके बाद वो वहाँ से जाने से पहले ये कहकर गया था कि सीएम का एक और लड़की के साथ चक्कर है जिस बारे में कुछ लोगों को ही पता है। ये बताकर सीएम के पिता कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस बारे में भी जरा पता करना। अब क्लूज को मिटाने वाली बात और इस चाटे वाली बात से सुधा का शक गंगा रेड्डी पर चला जाता है कि शायद उसी ने सीएम को मरवाया होगा और वैसे भी अब तक सभी चीजें गंगा के ही खिलाफ जा रही थी। इसके बाद सीएम के कॉल लॉग को चेक किया जाता है। तब ये देखते हैं कि एक अननोन नंबर से बार बार कई कॉल आए हुए थे। जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तब सुधा रवि नाम के एक आदमी तक पहुंच जाती है। रवि को पुलिस स्टेशन में बुलाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तब रवि बताता है कि मैंने गंगा रेड्डी के जरिए सीएम सर से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसी की वजह से मेरी उनसे कई बार बातें हुई थी, वरना मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता। इसके बाद सुधा सीएम के अफेयर के बारे में पता करते हुए मुस्कान नाम की एक मुस्लिम लड़की के बारे में जान जाती है जिससे सीएम काफी ज्यादा क्लोज थे, पर पूरी तरह से सच क्या था ये पता करने के लिए सुधा को मुस्कान से बात करनी होगी। इस वजह से वो मुस्कान को ढूंढते हुए कई बार उसके घर और उसके रिलेटिव के पास जाती है, पर मुस्कान उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। जिस पर सुधा उसे मिलकर कहती है कि अगर तुम मुझे सब सच नहीं बताओगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मुस्कान डर के मारे शुरुआत से कहानी बताने लगती है कि लगभग 1 साल पहले मेरे भाई की नौकरी छूट गई थी और हमारे परिवार की हालत बहुत बिगड़ रही थी। इसी वजह से मैं और मेरे परिवार के कई लोग हमारे रिलेटिव से मदद मांग रहे थे कि किसी भी तरह से मेरे भाई की नौकरी लग जाए, जिसमें हमारे पहचान में एक अंकल सीएम सर को जानते थे। तब हमने फिर उनके जरिए सीधा सीएम सर से मेरे भाई की नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की और वो तुरंत ही मान गए। इस वजह से कुछ ही दिनों में मेरे भाई को जॉब मिल गई और उसी दिन जब मैं सीएम सर को थैंक यू बोलने गई थी तब मैंने देखा कि सीएम सर बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। ये देखकर मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी गलत इमेज लोगों तक जाएगी। जो बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने सिगरेट फेंक दिया। उसी दिन से मेरी और सीएम सर की बातें होने लगी और काफी समय हम दोनों साथ में बिताया करते थे और इसी बीच हमारे बीच करीबियां भी आ गई। आगे जब ये बात सीएम सर की फैमिली को पता चली तब वो उनसे गुस्सा होकर झगड़ने लगे, जिसके चलते वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं और रहने चले गए और इसी दौरान सीएम सर बिल्कुल अकेले हो गए थे, जहाँ मैंने उनका साथ दिया। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, जिस पर काफी सोचने के बाद मेरे परिवार ने बात मान ली और मैं शादी के लिए मान गई। फिर मैंने और उन्होंने एक अलग शहर में जाकर शादी की और उस समय से मैं यहीं पर रहती हूँ। हालांकि बहुत कम जनों को इस बारे में पता है। आगे वो बताते कि तभी एक दिन मुझे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि मैं उनसे लगभग रोजाना बात करती थी और अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती तब वो मुझे जरूर बताते, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और उनकी अचानक से मौत हो गई। सुधा को इन सब बातों से पता चलता है कि सीएम के कई ऐसे राज हैं जिस बारे में काफी जनों को पता ही नहीं है। तब सुधा फिर से रवि से पूछताछ करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे किसी वजह से रवि पर शक हो रहा था, जहाँ रवि वैसे एक बात बार बार दोहरा रहा होता है, पर जब उसकी अच्छे से कुटाई की जाती
जाती है तब वो सच बताना शुरू करता है। रवि कहता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था वो आधा ही सच था। असल में गंगा रेड्डी के जरिए हम सीएम सर तक पहुंच पाए थे और इस काम में मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ थे। जिसके बाद हमने सीएम सर से कहा कि हमारे पास कुछ हीरे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी पर मिले हैं, पर अगर ये बात हमने सीधा गवर्नमेंट को बताई तब वो उन हीरो को ले लेंगे और बिना किसी बिल के हम उसे मार्केट में बेच भी नहीं सकते, जिस वजह से हम आपको वो हीरे आधे दाम पर देना चाहते हैं। अब इस दौरान गंगा भी रवि और उसके दोस्तों के साथ था, तो सीएम रवि की प्रॉब्लम को समझकर उसे हीरे के बदले पैसे दे देते हैं, जहाँ इसके लिए गंगा ने सीएम को कन्विंस भी किया होता है, ये कहते हुए कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इसी वजह से सीएम को इसमें कुछ फ्रॉड या स्कैम नजर नहीं आया। जिसके बाद रवि सीएम से पैसे लेकर कहता है कि बस अगले दिन मैं आपको हीरे पहुंचा दूंगा और रवि अपने 2 और दोस्तों के साथ होता है, जिस वजह से उन्हें भी 1-1 लाख रुपए मिल जाते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए इन्हें मिल गए थे। पर उसी के अगले दिन से रवि सीएम का नंबर ब्लॉक करके उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। असल में रवि के पास ऐसे कोई हीरे नहीं थे, उसने तो बस पैसों के लालच में झूठ बोला था। जिसके बाद सीएम रवि के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उसने उनके पैसे खाए थे और इसी सब के कारण रवि सीएम से बचता फिर रहा था। हालांकि गंगा ने सीएम को रवि को पैसे देने के लिए इसलिए कन्विंस किया था ताकि सीएम के पैसे रवि के पास फंस जाएं और गंगा अपना बदला ले सके। जब सीएम ने पार्टी फंड से गलत तरह से पैसे लेने के जुर्म में उसे चाटा मार दिया था, वो भी सभी के सामने। अब ये सब सुनने के बाद सुधा को जरा सी बातें क्लियर होने लगती है कि गंगा ने ये सब किया है, पर इसके पीछे का कारण क्या था यही अब सुधा को जानना था। हालांकि अब अगले दिन जब सुधा सच पता करती, उससे पहले सुधा को इस केस से निकाल दिया जाता है और इस केस को पूरी तरह से सीआईडी को सौंप दिया जाता है, जो जानकर सुधा को काफी गुस्सा आता है कि सच पता लगने से पहले ही उसे कैसे निकाल दिया गया। तब वो केस से बाहर निकलने के बाद भी अपनी जांच को कंटिन्यू रखती है और फिर काफी जद्दोजहद के बाद सुधा को पता चलता है कि रवि और उसके साथियों ने ही सीएम को मारा था। असल में सीएम की मौत से एक दिन पहले गंगा ने रवि और उसके 2 दोस्तों को बुलाया था और तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर तीनों को सीएम को मारने के लिए कहा था, जहां उन लोगों ने गंगा की बात मान ली थी क्योंकि अगर वो सीएम को नहीं मारते तब उन्हें उनसे लिए पैसे वापस करने पड़ते जो कि उन्होंने उड़ा दिए थे। इसी वजह से वो गंगा रेड्डी की बात मान गए थे। फिर अगली रात तीनों सीएम के घर पर घुसकर उन्हें मार देते हैं। अब सुधा को सच पता चलने के बाद वो इस पर फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहती थी, पर उसकी टीम का एक दूसरा ऑफिसर हायर ऑफिसर्स को ये बात बता देता है कि सुधा अभी इस केस की जांच कर रही है, जहां ये सच पता चलने के बाद सुधा को जांच के बीच में ही रोक दिया जाता है और हम समझ पाते हैं कि हायर ऑफिसर्स भी नहीं चाहते कि ये केस सॉल्व हो। वहीं सुधा को दूसरे केस सौंप दिए जाते हैं ताकि वो उन्हीं में उलझी रहे। अब 1 महीना बीत जाता है और सुधा न्यूज पर देखती है कि सीएम सर के केस में कोई भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है और अब भी इस केस की जांच चल रही है। तभी उसी दिन कृष्णा सुधा से मिलने आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि मुझे सीआईडी की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं उनकी बात मान लूं और मीडिया के सामने आकर कहूं कि ये एक नेचुरल डेथ थी और यही बात सीएम सर की बेटी और उनका पति भी मुझे करने को कह रहे हैं ताकि ये केस शांत हो जाए। तब सुधा इस बारे में जानकर सोचने लगती है कि सीएम सर की बेटी क्यों ऐसा कह रही है, कहीं वो भी इस मर्डर में शामिल तो नहीं है। इसके बाद कहानी जरा सी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि सीएम के मरने के वक्त पर वहाँ गंगा, रवि और उसके 2 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर सीएम को मार दिया था और उनसे जानबूझकर मरने से पहले एक लेटर लिखवाया था कि मेरे ड्राइवर से मेरी जान को खतरा है। पर इस मर्डर में सिर्फ यही सब शामिल नहीं थे बल्कि सीएम की बेटी और उनका बेटा भी शामिल थे। तो असल में हुआ ये कि जब सीएम के बच्चों को ये बात पता चली कि उनके पिता की एक और बीवी है जिसका नाम है मुस्कान और मुस्कान माँ बनने वाली है, तब वो लोग सोचने लगे कि फिर उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुस्कान के बच्चे को भी जाएगा। इसलिए इससे पहले कि सीएम अपने मुस्कान से हुए बच्चे के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, उन्होंने गंगा के साथ मिलकर अपने पिता को ही मार दिया ताकि पूरी प्रॉपर्टी उन्हें मिल सके। और इससे गंगा को भी फायदा था क्योंकि सीएम के रास्ते से हटने के बाद गंगा के अगले सीएम बनने के काफी चांसेस थे, जिस वजह से सभी ने मिलकर सीएम को ही मार दिया। हालांकि इस मूवी की एंडिंग में हमारे सामने सच तो आ जाता है, पर सीएम के कातिलों को कोई सजा नहीं मिलती क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों ने इस केस को दबा दिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।